तो हाय नमस्ते एंड वेलकम। मैं अनिकेत भावे आप सभी का मेरे एजुकेशन हाउस इस यूट्यूब चैनल पे तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। इस चैप्टर के लिए जो भी बेसिक कंसेप्ट थे वो बेसिक कंसेप्ट हमने पिछले वीडियो में कवर किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज वो जाके देख लीजिए, जिसके कारण आपके जो भी कंसेप्ट थे, मतलब एटम क्या होता है, एलिमेंट क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक मास नंबर क्या होता है, ये जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स है वो आपके क्लियर हो जाएंगे। तो इस वीडियो में हम देखने वाले फर्स्ट पॉइंट डोबेरेंस ट्राइड, सेकंड पॉइंट न्यूलैंड्स ऑक्टेव। तो चलिए हम आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा डोबेरेंस ट्राइड। ईयर 1817 में एक जर्मन साइंटिस्ट थे जिनका नाम था डोबेरेन। तो उन्होंने क्या बताया कि एलिमेंट का एटॉमिक मास नंबर एंड एलिमेंट्स के केमिकल प्रॉपर्टीज, इन दोनों में भी उन्होंने क्या बताया, कुछ तो रिलेशनशिप है, मतलब ये दोनों का कुछ तो एक दूसरे के साथ संबंध है, ऐसा उन्होंने बताया। कभी यही चीज को प्रूव करने के लिए उन्होंने क्या किया, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होने वाली 3 एलिमेंट्स का उन्होंने एक सेपरेट ग्रुप कर दिया और उस ग्रुप को उन्होंने नाम दिया ट्रायड कर। और तो इस ट्रायड में उन्होंने एलिमेंट को उनके असेंडिंग मास नंबर के हिसाब से उनको अरेंज कर दिया। मतलब क्या कि जिसका एटॉमिक मास नंबर कम होगा वो पहले आएगा, उसके बाद में जिसका एटॉमिक नंबर पहले से बड़ा होगा वो बीच में आएगा, और उसके बाद में जिसका एटॉमिक नंबर बीच वाले से बड़ा होगा वो लास्ट में आएगा। ऐसा उन्होंने एटॉमिक मास नंबर इंक्रीजिंग वे में उन्होंने अरेंज कर दिया। और साथ ही के साथ उन्होंने क्या बताया कि जो बीच वाला एलिमेंट होगा, उस बीच वाले एलिमेंट का जो भी एटॉमिक मास होगा वो मास नंबर बाकी के जो 2 एलिमेंट्स होंगे उन दोनों एलिमेंट्स के एवरेज के इतना होगा। तो अभी नहीं समझ में आएगा तो हम एग्जांपल देख लेते हैं, आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो फर्स्ट है लिथियम। लिथियम के लिए हम यूज करते हैं Li और उसका एटॉमिक मास नंबर है 6.9। नेक्स्ट लेने वाले हम सोडियम। सोडियम के लिए हम यूज करते हैं Na और उसका एटॉमिक मास नंबर है 23। और लास्ट है हमारा पोटेशियम। पोटेशियम के लिए हम यूज करते हैं K और उसका एटॉमिक मास नंबर है 39.1। तो देखिए उन्होंने क्या किया, मैंने क्या बताया थोड़ी देर पहले कि सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होने वाले 3 एलिमेंट्स का उन्होंने एक ग्रुप कर दिया और उस ग्रुप को उन्होंने नाम दिया ट्रायड करके। इस पूरे ग्रुप को नाम क्या दिया, ट्रायड। और उसके बाद में उन्होंने क्या बताया कि ये जो बीच वाला एलिमेंट है, यानी कि ये जो सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक मास कितना है 23। तो बाकी के 2 जो एलिमेंट है यानी कि लिथियम एंड पोटेशियम, तो इन दोनों का अगर आपने एवरेज निकाल दिया तो आपको सोडियम का मास के जितना ही इन दोनों का एवरेज मिलेगा। Na इज इक्वल टू Li प्लस K अपॉन 2। तो Li का मास है, मतलब लिथियम का मास है 6.9 प्लस पोटेशियम का मास है 39.1। अगर आपने सम कर दिया तो आपको मिलेगा 46.00। और अगर आपने 46 को 2 से डिवाइड कर दिया तो आपको मिलेगा 23, यानी कि जितना सोडियम का मास है उतना ही मास आपको यहाँ पर भी मिल गया। तो ये जो बात डोबेरेन ने कही थी कि एटॉमिक मास नंबर एंड एलिमेंट्स की जो केमिकल प्रॉपर्टी थी इन दोनों में कुछ ना कुछ तो संबंध था, तो ये बात डोबेरेन के वक्त जितने भी एलिमेंट्स थे उन सब एलिमेंट्स को ये बात लागू नहीं होते, उनके लिए ये बात करेक्ट नहीं है। तो अभी ये कैसे हमने डिसाइड कर लिया, तो उसके लिए हम अभी एक एग्जांपल लेते हैं Be जिसका मास है 9.0 मतलब 9। नेक्स्ट है Mg यानी कि मैग्नीशियम जिसका मास है 24.3। और लास्ट है कैल्शियम और कैल्शियम का मास है 40.1। ठीक है, बेरिलियम का मास तो है 9 प्लस कैल्शियम का मास है 40.1, तो ये दोनों मिलाकर होगा 49.1। अगर आपने इसको एवरेज निकाल दिया तो आपको कितना आएगा 24.5 आएगा Mg का मास। तो अभी Mg का मास इतना है क्या, Mg का मास असल में कितना है 24.3 और अपने पास कितना है 24.5। तो यहाँ पर जो डोबेरेन के ट्राइड थे वो क्या हो गए, गलत साबित हो गए। तो अभी हमारा न्यू पॉइंट है वो है न्यूलैंड्स ऑक्टेव। तो अभी ये जो 1866 में जो इंग्लिश साइंटिस्ट थे जॉन न्यूलैंड्स, इन्होंने भी सेम ही चीज बताई कि
एलिमेंट का एटॉमिक मास नंबर एंड एलिमेंट के केमिकल प्रॉपर्टीज, इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तो कोरिलेशन है, मतलब कुछ ना कुछ तो संबंध है। यही बात उन्होंने बताई, लेकिन वो जरा अलग ढंग से बताई। न्यूलैंड्स को जितने भी एलिमेंट्स पता थे, तो उस एलिमेंट को इन्होंने क्या कर दिया कि अरेंज कर दिया अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास नंबर, यानी कि उनके एटॉमिक मास नंबर के चढ़ते क्रम के हिसाब से उन्होंने उसको अरेंज कर दिया। और उन्होंने देखा कि जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है उसकी जो भी केमिकल प्रॉपर्टीज है वो 8 वाले एलिमेंट से परफेक्टली मैच करती है, ऐसा उन्होंने फाइंड आउट कर दिया। तो उसके लिए उन्होंने यूज किया जो भी हमारे जो सप्तक होते हैं, यानी कि जो सा रे ग म प ध नी और सा, यानी कि क्या कि सा, पहला सा और दूसरा सा मैच होता है ना, तो वैसे ही जो पहला एलिमेंट होगा और जो 8 वाला एलिमेंट होगा उन दोनों की प्रॉपर्टीज कैसे होगी, एक ही जैसी होगी। तो अभी न्यूलैंड्स ने क्या किया कि अरेंज करने के लिए जो फर्स्ट वाला एलिमेंट था वो लिया हाइड्रोजन, और जो लास्ट वाला जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा है वो ले लिया उन्होंने थोरियम। तो अभी इसके लिए उन्होंने क्या किया कि एलिमेंट्स को अरेंज करने के लिए एक टेबल चाहिए, तो उस टेबल में उन्होंने 8 कॉलम कर दिए। तो पहले वाला कॉलम का नाम था सा, दूसरे वाला कॉलम का नाम था रे, तीसरे वाले ग म प ध नी, ऐसा उन्होंने 7 कॉलम कर दिए। और जो 8वां कॉलम था वो था अपना सा वाला, फिर से सा। न्यूलैंड्स का जो भी ऑक्टेव था, तो ऑक्टेव में कौन से कॉलम में कौन से एलिमेंट आते हैं वो आप देख सकते हो। तो अभी देखिए पहला कॉलम था सा, 5 एलिमेंट आते हैं, तो उनमें से पहला हाइड्रोजन, उसके बाद में था फ्यूरिन, उसके बाद में था क्लोरीन, और उसके बाद में था कोबाल्ट एंड निकेल, और लास्ट में था ब्रोमीन। न्यूलैंड्स ने क्या देखा कि हाइड्रोजन, फ्यूरिन, क्लोरीन और ब्रोमियम, इन सब की जो भी प्रॉपर्टीज थी, इन सब के जो भी केमिकल प्रॉपर्टीज थी वो कैसी है, वो सिमिलर है। उसके बाद में अगर आप सेकेंड कॉलम में गए तो वो है रे कॉलम। तो रे कॉलम में आते लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कॉपर, रुबिडियम। अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड्स ऑक्टेव उन्होंने क्या बताया कि लिथियम, उसके बाद में सोडियम, और उसके बाद में पोटेशियम, उसके बाद में कॉपर और रुबिडियम, इन 5 एलिमेंट्स की जो भी केमिकल प्रॉपर्टीज थी वो कैसी थी, सिमिलर थी। तो ऐसे ही आप आगे के कॉलम देख सकते हो। लेकिन ये जो न्यूलैंड्स का ऑक्टेव था वो वर्ल्ड वाइड किसी ने भी ज्यादा उसको एक्सेप्ट नहीं किया। क्यों नहीं किया, उसके पीछे भी रीजन थे। तो उसमें का फर्स्ट रीजन है कि ये जो न्यूलैंड्स का ऑक्टेव का लॉ है, ये लॉ सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम तक आने वाले एलिमेंट्स के लिए ही है। उनके आगे, मतलब कैल्शियम के आगे जो भी एलिमेंट्स आएंगे उसके लिए ये लॉ परफेक्टली नहीं बैठता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि न्यूलैंड्स ने क्या कर दिया कि जो भी टेबल क्रिएट किया था उस टेबल के अनुसार उन्होंने 7 कॉलम और 8 रोज में उनको जितने भी एलिमेंट्स उस वक्त में पता थी वो सब 56 एलिमेंट 56 बॉक्सेस में फिट कर दी। तो अभी यहाँ पर इशू क्या आ गया कि समझे अगर आगे जाके, मतलब अभी तो आप देख सकते हो कि पूरे 118 एलिमेंट्स है, तो उस टाइम न्यूलैंड्स को कितने पता थी, 56। तो उन्होंने क्या किया कि पूरे 56 एलिमेंट के लिए वो जो पूरा बॉक्स था वो पूरा बॉक्स पैक कर दिया। मतलब वो पूरे टेबल के जो बॉक्सेस थे वो पूरे टेबल के बॉक्सेस 56 एलिमेंट के लिए ऑक्यूपाई कर दिए। और उसके बाद में आने वाले जो भी एलिमेंट्स थे उन एलिमेंट्स के लिए न्यूलैंड्स के टेबल में कोई भी जगह नहीं थी। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि न्यूलैंड्स का जो भी ऑक्टेव का लॉ है वो वर्ल्ड वाइड फ्लॉप हो गया, मतलब वो फेल हो गया। तो थर्ड वाला पॉइंट है वो मैं अभी बता रहा हूँ कि आप टेबल में देख सकते हो कि जो फर्स्ट वाला कॉलम है यानी कि सा कॉलम, तो उसमें कोबाल्ट एंड निकेल को एक ही बॉक्स में फिक्स कर दिया है। उसके बाद में म वाला कॉलम है उसमें Ce एंड La, इन दोनों एलिमेंट्स को एक ही बॉक्स में फिक्स कर दिया है। एक बॉक्स में दो एलिमेंट भी डाल दिए। तो वो भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। क्यों प्रॉब्लम था, क्योंकि वो दोनों में जो एलिमेंट उन्होंने फिक्स कर दिए एक ही बॉक्स में, तो उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज थी वो थोड़ी बहुत डिफरेंट थी। और जो उनके जो एटॉमिक मास थे वो एटॉमिक मास नंबर किसी का पहले आता था तो किसी के बाद में। मास नंबर तो चेंज होता है हर एक एलिमेंट के लिए। तो अगर मास नंबर अलग है और आपने अगर मास नंबर के हिसाब से ही उसको बॉक्स में फिट किया है तो हर एक एलिमेंट के मास नंबर के लिए अलग अलग
पोजीशन होनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने क्या कर दिया कि एक ही बॉक्स में दोनों को भी फिक्स कर दिया। फोर्थ वाला पॉइंट है, न्यूलैंड्स ने क्या कर दिया कि जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी अलग है उन एलिमेंट्स को उन्होंने अलग प्रॉपर्टी वाले बॉक्स में डाल दिया। यानी कि देखिए अभी फर्स्ट वाला कॉलम है सा, तो उस सा में जो निकेल एंड कोबाल्ट थे उन दोनों की भी प्रॉपर्टीज अकॉर्डिंग टू हैलोजन, फ्यूरिन एंड क्लोरीन की जो प्रॉपर्टीज थी उनसे पूरी तरीके से अलग प्रॉपर्टीज थी निकेल एंड कोबाल्ट की। लेकिन निकेल एंड कोबाल्ट को कौन से ब्लॉक में किया है, तो फ्यूरिन एंड क्लोरीन के ब्लॉक में, मतलब हैलोजन के ब्लॉक में उनको जगह दे दी। लेकिन वो गलत बात है, क्योंकि हैलोजन्स की प्रॉपर्टी पूरी तरीके से अलग थी और कोबाल्ट एंड निकेल ये तो मेटल है, तो मेटल के जो प्रॉपर्टी थी वो भी अलग है। लास्ट वाला कॉलम देख लोगे, नी वाला कॉलम, तो उसमें फेरस है यानी कि आयन है, लोखंड है, वो एक मेटल है यानी कि धातु है, लेकिन उसको किसके साथ में रखा है, उसको रखा है ऑक्सीजन एंड सल्फर के साथ में, जो कि एक नॉन मेटल है यानी कि अधातु। तो मेटल के प्रॉपर्टीज अलग है और नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज अलग है, लेकिन इन दोनों को भी उन्होंने प्लेस कौन से ग्रुप में किया है, एक ही ग्रुप में यानी कि नी वाले ग्रुप में, तो ये भी गलत। और जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक था न्यूलैंड्स के ऑक्टेव का, वो था कि उनके ऑक्टेव टेबल में नए आने वाले एलिमेंट्स के लिए कोई भी जगह नहीं थी। मतलब क्या, अगर सोचो कि 1866 में न्यूलैंड्स ने ये ऑक्टेव का टेबल क्रिएट किया था, समझे, तो अभी उसके बाद में अभी तक नियरली 60 to 65 तक एलिमेंट नए से ढूंढ ले गए। तो अभी ये जो 60 to 65 एलिमेंट्स थे, तो इनको न्यूलैंड्स के टेबल में हम कहाँ रखेंगे, पूरी गर्दी कर देंगे क्या? एक ही कॉलम में हम 4 या 5 एलिमेंट भर सकते हैं क्या? नहीं भर सकते ना। तो इसके लिए वर्ल्ड वाइड जो भी न्यूलैंड्स का ऑक्टेव टेबल था वो पूरी तरह से फेल हो गया। तो जाते जाते मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाता रहूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।